maybe on the healthcare front or the education front, if you can just highlight those aspects. तो यहाँ पे आके पता चला कि डिमांड सप्लाई पूरा हिल गया है एंड गवर्नमेंट ग्रांटेड डे केयर्स है, वहाँ पे 2-2 साल का वेटिंग पीरियड चल रहा है। Has there been any case where you have to face the healthcare of Canada? I would say this is the worst phase right now Canada is going for the healthcare. So if they find your kid has no emergency or it's a normal fever, तो आपको 3-4 घंटा 6 घंटा भी वेट करना पड़ता है। इज वायरल सो दे डिड नॉट अलाउ मी टू मीट टू द पेडियाट्रिशियन एंड फेड अप होके मैं फिर घर आ गया। 4 घंटा मैंने वेट किया इमरजेंसी में। प्राइवेट क्लिनिक में पेडियाट्रिशियन से अपॉइंटमेंट लिया 2 या 3 दिन बाद का। तो वहाँ पे पेडियाट्रिशियन बोलता है कि अरे ये तो कंजेशन बहुत बढ़ गया है, बैक्टीरियल हो गया है, सो एंटीबायोटिक्स वोंट वर्क नाउ, डायरेक्टली वी हैव टू गिव स्टीरॉइड। यहाँ पे कैनबिस इज लीगल, तो थोड़ा सा डर लगता है वो कि इफ किड विल ग्रो एंड स्कूल में या तो कॉलेज में कहीं पे अगर बैड कंपनी में चला गया, सो दैट फियर इज ऑलवेज देयर। बट इफ यू हैव अ सैलरी मोर देन 1 लाख या तो 2 lakhs, तो मेरे को ऐसा लगता है कि देर इज नो पॉइंट shifting from India to Canada. Now, I'll just change the topic a bit, maybe to other aspects of Canada, because you told you have a toddler, and your wife is also doing a job, or maybe she was doing a job, or now I don't know. So, maybe on the healthcare front or the education front, if you can just highlight those aspects, because if someone is moving to a developed country, they would definitely expect some better things to have compared to India. So let's start with the toddler thing first. So when we started our journey uh, moving to Canada, like, सो गवर्नमेंट के पोर्टल पे लिखा होता है कि आपको क्या क्या चीज करनी है, आपको हर एक चीज फाइल्स एंड डॉक्यूमेंट्स एंड वो सब अपलोड करो एंड it takes around 6 months to 1 year time to get the things done to get your PR. तो मतलब एक अलग स्टेटस है कि सी बीइंग स्टूडेंट व्हेन यू आर कमिंग हियर, दैट्स वेर यू आर वेरी यंग एंड देन आप यहाँ पे सेटल हो जाते हो, शादी यहीं पे करते हो या तो शादी इंडिया में करते हो किसी के साथ एंड देन यू कम बैक विथ योर स्पाउस एंड यू स्टार्ट योर फैमिली। तो बाय द टाइम आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। बट व्हेन यू हैव ऑलरेडी अ फैमिली इन इंडिया एंड आप पूरा फैमिली यहाँ पे मूव होते हो, जैसे मैं, मेरी वाइफ एंड मेरा बच्चा यहाँ पे मूव हुआ है। सो ड्यूरिंग द होल प्रोसेस यहाँ पे गवर्नमेंट ऐसा नहीं बताती है कि यहाँ पे पीछे क्या चल रहा है। सो व्हेन वी अराइव्ड हियर इन कनाडा, तो हमको पता चला कि सो द कैलकुलेशन वाज कि ठीक है, बच्चे को हम लोग डे केयर में रखेंगे एंड वी बोथ विल स्टार्ट वर्किंग हियर फुल टाइम। तो एक की सैलरी से खर्चे निकलेगा और दूसरी की सैलरी से सेविंग्स होगा। दैट वाज द नॉर्मल मेथड एवरीवन डज, राइट? सो यहाँ पे आके पता चला कि डिमांड सप्लाई पूरा हिल गया है एंड गवर्नमेंट ग्रांटेड डे केयर्स है, वहाँ पे 2-2 साल का वेटिंग पीरियड चल रहा है। सो थोड़ा सा प्रिसाइजली, गवर्नमेंट ग्रांटेड इज लाइक गवर्नमेंट सब्सिडाइज करती है आपकी बच्चे की फीस, especially when you are not settled or when you are struggling to settle down in Canada and it takes lot of money, like if you, जब आप यहाँ पे इनिशियली आते हो तो ऑलवेज यू हैव दैट कन्वर्जन थिंग इन योर माइंड गोइंग ऑन कंटिन्यूसली, लाइक $900 इज, ओ ये तो 54-55 thousand हो गए एंड 217 इज लाइक ओके 12-15 हजार डॉलर कुछ हो, 12-15 हजार INR। Hmm. तो दैट वाज द फर्स्ट चैलेंज वी फेस्ड कि ओके यहाँ पे तो एडमिशन ही नहीं मिल रहे हैं गवर्नमेंट डे केयर में एंड इन द बिगिनिंग आई टोल्ड कि मैं कोस्को में $17 एन आवर कमा रहा था, तो मैं मेरे को वो कैसे परवड़ेगा कि मैं $900
पूरा बच्चे के फीस में दे दूं. And my partner won't be able to work full time because डे केयर में एडमिशन नहीं मिल रहा है. So my wife is not working full time till date. Oh, till date. Yes. So, you have a daycare now. Is it still like a 2 year waiting stuff? You've already taken an admission and you're running 2 years behind, is it? Or how does that work out? So right now my kid is going to a daycare only on weekends, on Saturday, Sunday, so that he can gel up with other kids and वहाँ पे कुछ activity सीखे. So that's why we are sending him. Luckily हमको ये spot मिला on the weekends. वीकडेज को अभी भी स्पॉट नहीं मिल रहा था टिल लास्ट मंथ. लास्ट मंथ एक Oh, स्पॉट मिला था बट डे केयर में भी थोड़ा सा प्लस माइनस होता है. कोई कोई डे केयर्स बहुत अच्छे हैं कि जहाँ पे बच्चों को एक्टिविटी करवाते हैं. कोई डे केयर ऐसे है कि वहाँ पे सिर्फ बच्चों को टीवी चालू करके दे देते हैं एंड एक रूम में सेट ऑफ टॉयज रख देते हैं कि पूरा दिन बच्चा वहाँ पे रहेगा बस. अगर वहाँ पे कुछ एक्टिविटीज नहीं करवा रहे हैं. सो आई वाज रिलक्टेंट सेंडिंग माय किड इनटू दैट डे केयर वेयर दे गिव अ स्क्रीन टाइम और दे आर नॉट personally do asking them taking. to do any activity. Got it. Okay, so maybe you mentioned कि next month से life is going to be good. शायद वो टेक केयर आपको मिलने वाला है कुछ. टिल लास्ट मंथ कोई स्पॉट मिल ही नहीं रहा था बिग डे के लिए. पर वो different one. Okay, got it, या got it, got it. Okay, so that is about your kids handling. Has there been any case where you have to face the healthcare of Canada? this is a very good question. Healthcare Canada, uh, I would say this is the worst phase right now Canada is going for the healthcare. जहाँ पे you have to wait for like 2 hours, 3 hours. If you are going into the emergency also, uh, हम लोग कहीं पे जाते हैं डॉक्टर के पास तो यू हैव योर टर्न लाइक फर्स्ट इन फर्स्ट आउट काइंड ऑफ कि आपका सेकंड नंबर है, आपका थर्ड नंबर है, टर्न बाय टर्न डॉक्टर विल चेकअप. यहाँ पे इमरजेंसी सेक्शन में ऐसा बिल्कुल नहीं है. इट्स लाइक whoever has more emergency, तो बाहर के जो डॉक्टर्स है वो डिसाइड करेंगे कि अंदर डॉक्टर को मिलने कौन जाएगा पहले. So if they find your kid has no emergency or it's a normal fever, तो आपको 3-4 घंटा 6 घंटा भी वेट करना पड़ता है to reach to the other doctor or a pediatrician for your kid. तो यहाँ पे इजीली डॉक्टर्स एंटीबायोटिक्स नहीं देते जो हम यूज टू है इंडिया में वो चीज से कि कुछ भी छोटा मोटा भी हो गया तो हमको दवाई दे दो तो हम लोग फटाक से वापस ट्रैक पे आ जाए एंड स्टार्ट गोइंग टू अवर जॉब. बट यहाँ पे थिंग्स आर डिफरेंट Why एंड doctor will not give you an antibiotic? यहाँ का लॉजिक थोड़ा अलग है. दे थिंक लाइक if you will get in antibiotic from day one, your immune system won't get strong. तो आज तक मुझे या तो मेरी वाइफ को अभी तक कुछ ज़रूरत नहीं पड़ा है एंटीबायोटिक्स का. बट स्पेशली व्हेन माय किड इज गोइंग टू डे केयर तो वहाँ पे दूसरे बच्चे आते हैं. वो लोग को अगर कफ एंड कोल्ड है तो माय किड विल कॉट विद दैट जर्म्स इजीली एंड वो घर पे आएगा तो ऑब्वियसली वो बीमार होने ही वाला है. तो उसकी वजह से हमको बार बार एंटीबायोटिक्स लगते हैं बच्चे के लिए. बट यहाँ पे डॉक्टर्स इजीली देते नहीं है. So what happened like a couple of months back was my kid was down with cough and cold and we were looking for antibiotic. तो पहले डॉक्टर ने दिया नहीं. फिर जो डॉक्टर ने दिया एंटीबायोटिक तो उससे वो क्योर नहीं हुआ एंड फिर बच्चे को फीवर आने लगा कंटिन्यूसली. 4 4 या 5 दिन फीवर आया एंड दे वर थिंकिंग कि दिस इज वायरल थिंग, वी शुड नॉट गिव एनी फर्दर एंटीबायोटिक्स. And I was into the emergency section where they feel this is viral, so they did not allow me to meet to the pediatrician.
एंड फेड अप होके मैं फिर घर आ गया। 4 घंटा मैंने वेट किया इमरजेंसी में। एंड घर आया, फिर मैंने प्राइवेट क्लिनिक में पेडियाट्रिशियन से अपॉइंटमेंट लिया 2 या 3 दिन बाद का। तो वहाँ पे पेडियाट्रिशियन बोलता है कि अरे ये तो कंजेशन बहुत बढ़ गया है, बैक्टीरियल हो गया है, सो एंटीबायोटिक्स वोंट वर्क नाउ, डायरेक्टली वी हैव टू गिव स्टेरॉइड। Oh, so that would have been a shock to you, but it did it better the health of your child? Yeah, he is good now, but I was shocked, like when being a parent, when you are asking कि अरे कोई कुछ मेडिसिन दे दो, कुछ एंटीबायोटिक्स दे दो, तब डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं, और आफ्टर 5-6 डेज डॉक्टर सीधा बोलते हैं कि अरे ये तो इतना बढ़ गया है कि अब आपको स्टीरॉइड लेना पड़ेगा। सो व्हाई नॉट फ्रॉम डे वन यू आर गिविंग? दैट्स व्हाट माय पॉइंट Right. इज। एंड हियर यू नो आपको इंडिया में कैसे कि आपको पूरे साल का छुट्टी मिल जाता है, लाइक पीएल सीएल। यहाँ पे बहुत कम छुट्टियां मिलती है, सो यू हैव टू, इफ योर किड इज सिक, वन पेरेंट हैज टू स्टे एट होम विथ अ किड। तो आप कैसे मैनेज करोगे अगर एक पार्टनर, मतलब यू हैव टू सफर योर सैलरी फॉर स्टेइंग एट होम। That is crazy. Okay. Especially when you don't have grandparents or family members around you, that gets crazy. Okay. You told your wife is not working, so you work all 7 days. No, I work 5 days only, and my wife works, but she works in the evening. When I reach home, I take care of my kid, and my wife goes on work for 2 to 3 hours. Okay. So, you told about the healthcare aspect, you told about the daycare situation there. Maybe can you also talk about the safety standards of Canada? How safe is it, like for you, for your kids growing up there? How the whole culture is around safety and overall lifestyle? Overall lifestyle is good. वैसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट इतना बड़ा कंट्री है तो छोटे मोटे हादसे कुछ ना कुछ होते रहते हैं। दैट इज द ओनली थिंग। मतलब यू डोंट फॉल इनटू द आर्ग्यूमेंट, या तो आप आपके काम से काम रखो, तो लाइफ इज गुड। कुछ इंसिडेंट्स कहीं कहीं पे सुने होते हैं कि कुछ, मतलब रोबरीज, या तो कहीं पे गन वन दिखा दी एंड कुछ लूट के केसेस या ऐसा कुछ। बट इट्स नॉट लाइक यूएस की जैसे। यूएस में कैसे फ्री आर्म्स एंड एम्यूनेशन सप्लाई होते हैं एंड कहीं पे भी मास शूटिंग होता है, ऐसा कनाडा में आज तक कहीं पे सुना नहीं है। तो ओवरऑल इट्स सेफ। So you feel completely safe even when your kid will grow up and go into like their culture and colleges, etc. नॉट रियली, मतलब see, there is always when our generation has moved to Canada, so you have partly spent your life in India, and now Hmm. you started doing a new journey in Canada, तो वो थोड़ा सा acceptance आने को टाइम लगता है कि Canadian culture प्लस यहाँ पे cannabis is legal। तो थोड़ा सा डर लगता है वो कि if kid will grow एंड स्कूल में या तो कॉलेज में कहीं पे अगर बैड कंपनी में चला गया, सो दैट फियर इज ऑलवेज देयर। Got it, got it. Okay. So talking about the culture, any cultural shocks that you observed जैसे ही गए थे आप, when you were finding homes, when you were finding jobs or interacting with the locals there, or any cultural shocks that अरे यार ये ऐसे कैसे, इंडिया में तो ऐसा था, यहाँ पे ऐसे कैसे? वैसे कोई कल्चरल शॉक्स तो नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पे तो लोग ज्यादा हेल्पफुल है, कि अपने देसी बंदा है तो चलो हेल्प कर देते हैं कुछ ना कुछ। अगर इमिग्रेंट्स है तो थोड़ा सा एक ये डिफरेंस है कि जो वेल सेटल्ड है वो थोड़े से दूर भागते हैं न्यू इमिग्रेंट से, कि अरे शायद कुछ हेल्प मांग ले या तो कोई फेवर मांग ले, तो क्या करेंगे। तो जब तक आप वेल एस्टेब्लिश्ड वेल फ्लरिश्ड नहीं हो, तो तब तक तो स्ट्रगल जारी है भैया। ओके। आप जब स्ट्रगल बोलते हो, I'd like to put it in an aspect where
when you moved on from Mumbai, you thought about a life in a developed country, but you always talk still about savings. Being in, you always talk about savings. If you can give a highlight to all the viewers who are still thinking about Canada, what is the kind of expense in the city that you live, or maybe compare it to, and then what is the kind of savings that one can expect out of it? मतलब यहाँ पे जब इतना साल मतलब इतना टाइम बिताया है, तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे आने के बाद there was a time like 10 years back when there was a huge difference of salary, huge difference of lifestyle between India and Western countries. इतने पे स्केल नहीं होते थे, इतना ग्रोथ नहीं होता था इंडिया में। लाइक 1 लाख कमाना, 2 लाख कमाना, that was a challenging thing like 10 years back, 8 yeah 5 or 8 years back. But that challenge is not there now in India. That's what I feel. तो अगर आप मतलब 1 लाख से नीचे अगर कमा रहे हो, तो आप कोई वेस्टर्न कंट्री में या तो कनाडा में आने का सोच रहे हो, तो थोड़ा सा वैलिड लगता है कि ओके, व्हेन यू विल स्टार्ट अर्निंग इन डॉलर्स एंड व्हेन यू विल कैलकुलेट कि एंड ऑफ द डे आपने डॉलर से रुपीज में देखो तो यू विल अर्न मोर। बट इफ यू हैव अ सैलरी मोर देन 1 लाख या तो 2 लैक्स, तो मेरे को ऐसा लगता है कि देर इज नो पॉइंट shifting from India to Canada, because अब मैं अगर 3 लाख मेरी जो सैलरी थी इंडिया में, सो दैट इज इक्विवेलेंट लाइक 5,000 कैनेडियन डॉलर्स। तो वो मुझे अर्न करने में यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो रही है।